चलिए, बात करनी है अंग्रेजों की विदेश नीति। अच्छा, विदेश नीति आप जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी, यानी हम दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, सामान्यतः उसे हम बोलते हैं विदेश नीति। अब देखो, अंग्रेजों की विदेश नीति के बारे में बात करें कि अंग्रेजों की विदेश नीति कैसी थी, ठीक है, यानी इनकी विदेश नीति कैसी रही है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो पास के राज्य थे, विदेशी राज्य, जैसे अफगान हो गया, जैसे बर्मा हो गया, जैसे नेपाल हो गया, तो सामान्यतः इन्होंने एक कोशिश ये करी कि कैसे ना कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। यानी एक होता है कि यार जितना है उतने में खुश हैं, और एक होता है उसकी सीमा को लांघ करके और उसके क्षेत्र तक पहुंचना। तो अगर बात करें इनकी विदेश नीति कैसी थी, तो इनकी विदेश नीति आक्रामक थी, आक्रामक, और आक्रामक के साथ साथ साम्राज्य विस्तारवादी थी। इसका मतलब आप समझते हैं, साम्राज्य विस्तारवादी का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी नीति थी जिससे कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। सहयोगात्मक नहीं थी। इंडिया की अगर आज फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमारी कैसी है, सहयोगात्मक है। हम कोऑपरेटिव नेचर के हैं। कहीं पर भूकंप आ गया तुर्की में, कहीं पर भी, तो हमने कहा ठीक है, लो यार ये पकड़ो, ये दवाई लो, ये लो, वो लो, खाना लो, दे दिया हमने। पूरे में विश्व में कोरोना आया, हम चाहते तो सोचते हमें अपने को बचाना है, हम लोग अपने पास मेडिसिन रिजर्व करेंगे, हमने नहीं, हमने जहां भेज सकते थे वहां हमने भेजी, बिकॉज हम कोऑपरेटिव नेचर के हैं। सहयोगी, हमारी जो विदेश नीति है ना, उसमें सहयोगात्मक का तत्व बड़ा प्रबल है। अंग्रेजों का ऐसा नहीं था, इनकी नीति आक्रामक थी और विस्तारवादी थी। इन्हें मतलब नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, इनका उद्देश्य एक ही था, साम्राज्य विस्तार करना है, इनको साम्राज्य बढ़ाना है। तो एक है आक्रामक थी, साम्राज्य विस्तारवादी थी। दूसरा, आर्थिक हितों से प्रेरित थी। आर्थिक हितों से प्रेरित का आप मतलब समझते हो क्या होता है? तो ये जितनी बातें मैं आपको बोलता हूं ना, ये सब बातें इनको सुना करो थोड़ा सा, ये कहीं याद करने वाली चीजें नहीं है, ये तो केवल मैं आपको बता रहा हूं और आप इनको सुनिए कि आर्थिक हितों से प्रेरित थी। आर्थिक हितों का मतलब हो गया कैसे हम पैसा कमा सकते हैं इन पड़ोसी राज्यों से। हमें लगता है हम यहां माल बेच सकते हैं तो ठीक है, माल बेचेंगे, चाहे जहर बेचना पड़े, चाहे चाइना को अफीम बेचनी पड़े, हम बेचेंगे। तो आर्थिक हितों से प्रेरित थी। साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे वो, क्योंकि उन्हें एक बड़ा बाजार दिखाई दे रहा था। इन 3-4 शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा ये लोग क्या करने वाले हैं अपने आसपास के देशों के साथ, अपने आसपास के विदेशी राज्यों के साथ। क्या लग रहा है आपको इन चीजों से, क्या करेंगे ये? इन चीजों को देख के क्या लग रहा है? लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? बिना बात की लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरों के क्षेत्रों का अधिग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? वहां पर सामान बेचने के लिए बाध्य करेंगे या नहीं करेंगे? बस यही तो है निचोड़। अंग्रेजों की विदेश नीति के तहत इन्होंने क्या किया, दूसरे साम्राज्य, जो दूसरे देश थे, उनसे लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़के उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया, उनसे वो क्षेत्र उनके छीन लिए, और साथ ही साथ अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए वहां पर सामान बेचा या वहां पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया। तो खैर चलो, ये बातें तो क्या समझोगे आप, वो समझो जो आपके काम का है। काम का ये है, विदेश नीति के तहत हम 3 राज्य इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नेपाल, नेपाल के साथ इनका कैसे क्या रहा। एक बर्मा, बर्मा जानते हैं क्या, म्यांमार। और एक अफगान, अफगान, ठीक है। लोकेशन समझ पा रहे हैं आप तीनों की? ठीक है, तीनों की लोकेशन ये है, ये है इंडिया, ये है इंडिया हो गया, तो ये तो उस समय इंडिया का पार्ट था पाकिस्तान। तो ये कौन सा राज्य हो गया इधर? अफगान राज्य। ये अफगान हो गए। ये कौन सा हो गया? ये नेपाल हो गया। और यहां पर ये कौन सा हो गया? ये बर्मा हो गया। तो हम 3 राज्यों को लेकर के इनकी क्या नीति रही है उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नेपाल से लेकर के, नेपाल के साथ इनका क्या सिस्टम रहा, नेपाल के साथ इन्होंने क्या क्या किया है उसको समझिए। तो देखो, नेपाल को अगर मैं बनाऊं, ये नेपाल है, ये नेपाल हो गया,
नेपाल। तो नेपाल के इधर प्रेजेंट टाइम में आज क्या दिखाई दे रहा है आपको? उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। नीचे क्या है? यूपी है, यहाँ बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल है, और इधर क्या है? इधर है सिक्किम, सिक्किम है इधर। समझ रहे बात? तो ये बात मैं पहुंचा रहा हूं पीछे, पीछे का मतलब 19वीं शताब्दी की शुरुआत का समय। ये बात मैं कर रहा हूं 1800 के बाद की बात। 1800 के समय, या 1800 के समय मानो आप, क्या था यहां पर नेपाल में एक राज्य हुआ करता था, और बेसिकली वो था गोरखा साम्राज्य। यहां पर था गोरखा साम्राज्य, और ये गोरखा साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसकी सीमाएं इधर उत्तराखंड तक पहुंच गई थी, इधर सिक्किम तक पहुंच गई थी, और यहां तक कि नीचे तक आ गई थी। ये क्षेत्र यहां तक था गोरखा साम्राज्य, नेपाल का। नेपाल के होते हैं ना गोरखा, ठीक है। तो यहां का ये था, यहां गोरखा राज्य। अच्छा, इस समय उत्तराखंड में क्या था? ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र था क्या? इन्होंने ये सीमा बाद में बढ़ाई। ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र था ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड में दो चीजें थी। एक था कुमाऊं है, आपको बताया, दो ही मंडल हैं, एक कुमाऊं है और एक गढ़वाल है। गढ़वाल यानी आप ऐसे मान लो कि अगर उत्तराखंड को अगर आप देखें, उत्तराखंड को अगर आप देखें तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये है कुमाऊं, और ये वाला हो गया गढ़वाल। ऐसे कुमाऊं और गढ़वाल। तो इन्होंने क्या करा, गोरखाओं ने धीरे धीरे इन्होंने आक्रमण करा इधर, किधर? कुमाऊं और गढ़वाल वाले क्षेत्र पे। तो सबसे पहले किस पर करेंगे आक्रमण ये लोग? सबसे पहले करेंगे ये लोग कुमाऊं पर। ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है ना, इधर वाला, तो कुमाऊं को जीत लिया इन्होंने। ये बात है लगभग सन 1790 की। सन 1790 में इन्होंने कुमाऊं को जीत लिया। कुमाऊं, कुमाऊं में उस समय जो वंश था उसका नाम था चंद वंश। यहां का जो वंश था वो था चंद वंश। तो इन्होंने क्या करा, सन 1790 में जीत लिया पूरे के पूरे कुमाऊं को। कुमाऊं में कौन कौन आ गए आपके? कुमाऊं में चंपावत आ गया, आपका नैनीताल आ गया, आपका उधम सिंह नगर आ गया जो दिखाई दे रहा है, यहां तक कि ये ठाकुरद्वारा वाला क्षेत्र भी, ये भी जीत लिया। ये भी उस समय इन्हीं के अधीन लगता था। तो ये क्षेत्र सब किसके पास चला गया? गोरखाओं के पास चला गया। तो ये जीता इन्होंने कब? सन 1790 में, ठीक है। आप सब लोग ये चले गए किसमें? नेपाल में, ठीक है। इसके अलावा अगला वाला जो ये वाला क्षेत्र था, गढ़वाल वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इन्होंने जीता है सन 1804 में। यानी ये वाला क्षेत्र जो इन्होंने जीत लिया वो जीत लिया 1804। 1804 में ये वाला, और सन 1790 में ये वाला। अच्छा, उत्तराखंड में क्या था? यहां अलग वंश था, यहां अलग वंश था। यहां पर जो वंश था वो था चंद वंश, और यहां जो वंश था उत्तराखंड में वो था पवार वंश। पवार वंश, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में यहां पवार वंश था और यहां चंद वंश था। तो फाइनली ये हुआ, इन्होंने, गोरखाओं ने ये जीत लिया भाई पूरा उत्तराखंड। नीचे का भी क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र आ गया, ये पूरा जीत लिया। अब हुआ क्या, जो पवार वंश का शासक था, इस समय शासक था प्रद्युमन शाह। तो उसके जो बच्चे थे बेचारे परेशान हो गए, उन्हें लगा हम तो राजा बनते, अब हम क्या बनेंगे। तो ये भाग करके चले गए किनके पास? अंग्रेजों के पास। इन्हें लगा और कोई नहीं है, हमें बचाने वाला इन गोरखाओं से केवल कौन है? वो अंग्रेज हैं। तो वो भाग के चले गए अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों से जाकर के कहा कि भाई साहब वो गोरखा लोग नेपाल से आगे बढ़ गए और उन्होंने हमारे क्षेत्र छीन लिया। उन्होंने कुमाऊं भी छीन लिया, उन्होंने गढ़वाल भी छीन लिया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम देखेंगे, गोरखाओं से हम लड़ेंगे, तुम ये बताओ हमें क्या दोगे। सिंपल सी बात है, बिना बात के कोई कुछ करता नहीं है। ऐसे में यहां के शासकों ने, गढ़वाल वंश का शासक प्रद्युमन शाह का पुत्र सुदर्शन शाह, उसने एक समझौता कर लिया अंग्रेजों से कि अगर ये क्षेत्र आप हमें वापस दिलवा दो
तो हम तुम्हें कुछ पैसा देंगे, कुछ रकम देंगे। और अंग्रेज लालच में आ गए, उन्हें लगा ठीक है पैसा मिलेगा, और वो सीधा जाकर के यहां से किससे लड़ लिए? अंग्रेजों से लड़ लिए। और 1814 में एक बड़ी फेमस लड़ाई हुई है, क्या नाम था इसका? खलंगा का युद्ध। खलंगा का युद्ध हुआ 1814 में, और इस खलंगा की लड़ाई में अंग्रेज लोग जीत गए। यानी अब क्या हुआ? ये पूरा क्षेत्र किसके अधीन आ गया? ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। उन्होंने ये क्षेत्र जीत लिया, ये क्षेत्र पूरा जीत लिया, ये पूरा क्षेत्र जीत लिया। अब शर्त के मुताबिक क्या है? ये क्षेत्र उन्हें किसको देना है? जो वहां के शासक थे, सुदर्शन शाह, यानी पवार वंश का जो शासक हुआ, प्रद्युमन शाह का पुत्र सुदर्शन शाह, ये उसको देना है क्षेत्र। लेकिन क्षेत्र बाद में देंगे, पहले ले तो लें अंग्रेजों से, वो अंग्रेज मतलब गोरखाओं से। तो अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाई लड़ी, खलंगा की लड़ाई 1814 में, और जब ये लड़ाई हुई तो ये बात यहां पर पहुंच गई कि भाई ऐसा ऐसा है, और अंग्रेजों ने क्या छीन लिया है? हमसे जो है वो इस वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। तो बोले ठीक है, संधि करो अब उनके साथ एक। और फाइनली ऐसे में 1815 में एक संधि हुई जिसका नाम था संगोली की संधि। यह संधि 1815 में हुई थी, लेकिन फाइनल अनुमति जो इसको मिली थी वो 1816 में मिली थी। जो यहां के राजा ने अनुमति दी थी वो 1816 में दी थी। तो फाइनल अनुमति 1816 में मिली है, लेकिन संगोली की संधि हुई कब है? 1815 में। तो 1815 में क्या हुआ? संगोली की संधि के तहत अंग्रेजों ने कहा कि अब तो तुम हार गए गोरखाओं, तो अब तुम हमारे साथ बैठ के कुछ बात करो। क्या? पहला, हमें यह क्षेत्र दे दो, यानी पूरा उत्तराखंड वाला क्षेत्र और तराई वाला क्षेत्र नीचे का, यह क्षेत्र पूरा अंग्रेजों ने ले लिया संगोली की संधि के तहत। इस समय सिक्किम भी था उनके पास, बोले सिक्किम भी दो, ये भी दो, सिक्किम भी ले लिया। बोले नीचे का तराई वाला क्षेत्र ये भी हमें दो, ये क्षेत्र भी ले लिया। संगोली की संधि से इतना क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया, ये छोड़ दिया। क्यों? यहां उनको लग रहा था यहां कोई हित नहीं है, जो काम की चीज थी वो ले ली। अब क्या क्या काम का था? यहां उत्तराखंड वाला क्षेत्र, यहां पर एक से एक बेहतर हिल स्टेशन, शिमला हो गया, मतलब ये उधर तो चलो वो तो हिमाचल प्रदेश हो गया, बाद में बना, लेकिन उस समय तक वहां तक शामिल था पूरा क्षेत्र। तो उधर से पूरा यह नैनीताल हो गया, ये पूरा क्षेत्र जो जो बढ़िया हिल स्टेशन थे वो सब हिल स्टेशन जो है वो इन्होंने आपका जो है वो ले लिए। तो एक मन में इच्छा थी कि हिल स्टेशन वगैरह मिल जाएंगे। दूसरी बात, इन्हें लगा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, कुछ चीजों के लिए बेहतर रहेगा, अब अपना कविस्तरी क्षेत्र बनाने के लिए बेहतर रहेगा, और बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो फाइनली इन्होंने कहा एक तो ये क्षेत्र ले लेते हैं, और दूसरी बात इसलिए भी तो लेना था, उधर बात हुई थी सुदर्शन शाह से, सिक्किम ले लिया, ये भी इनको बेहतर लगा। क्यों? बोले कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है उसके पास ही है, ठीक है, और कुछ चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। तो सिक्किम भी इन्होंने ये वाला क्षेत्र भी ले लिया, बाकी ये वाला क्षेत्र छोड़ दिया। तो संगोली की संधि के तहत इतना क्षेत्र जो है वो इनको मिल गया। लेकिन अब जब इन्हें ये क्षेत्र मिल गया तो उधर से वो आए उत्तराखंड के सुदर्शन शाह वगैरह कि भैया वो तुमने वादे के अकॉर्डिंग हमें दे दो तुम उत्तराखंड, ये क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल वाला। तो इन्होंने कहा पैसा चाहिए, अब पैसा उनके पास इतना था नहीं। तो फाइनली इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये कह दिया भैया पैसा नहीं है तो एक काम कर लो, ये एक छोटी सी जगह लो, यहां पर बैठ के अपनी सत्ता संभालो, यहां संभाल के तुम संभालते रहो, बाकी सब क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा। और इस तरीके से उत्तराखंड के एक बड़े भूभाग पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। और सुदर्शन शाह को क्या दे दिया? लॉलीपॉप के रूप में टिहरी रियासत दे दी, एक छोटी सी रियासत दे दी कि ले इस पर राज कर, टिहरी रियासत। और बाकी पूरा उत्तराखंड सिक्किम किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। अब आप ये सोचिए कि यदि ये उत्तराखंड का सुदर्शन शाह ना जाता अंग्रेजों के पास हेल्प मांगने के लिए, तो क्या अंग्रेज लड़ते कभी गोरखाओं से? नहीं लड़ते। क्या होती खलंगा की लड़ाई? नहीं होती। और नहीं होती तो क्या संगोली की संधि होती? नहीं। और संगोली की संधि नहीं होती तो ये क्षेत्र क्या कभी मिलता? नहीं मिलता।
तो ये क्षेत्र आज क्या होता? नेपाल होता। और तुम नेपाली, नेपाली तो होते। तो हमें नेपाल में शामिल होने का एक दुर्भाग्य मिलता कि हम नेपाली कहे जा करते जगह जगह कि नेपाली। लोग लेके जाया करते यहाँ से दिल्ली, चल बे चल बर्तन धोना तंदूर में रोटी लगा दे चल। यही है नेपाली लोग करते क्या हैं? यही तो करते हैं। तो काम वाम इधर उधर ज़्यादा कहाँ मिलता है? उधर नेपाली बहुत है, इधर उधर इधर पड़े हुए काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो इतिहास के पीछे का एक पीछे लॉजिक होता है। अगर ये घटना ना हुई होती तो पूरा सिस्टम ही चेंज होता। मैं फिर से कह तो रहा हूं, आप गोरखाओं के अधीन होते तो आज ये सब कुछ नहीं चल रहा होता। यहाँ नेपाली भाषा चल रही होती और मैं पढ़ा रहा होता ना, मैं तो निकल लेता। ठीक है, तो समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? हाँ, छोटे क्या होती? आंखें छोटी होती और ये भी छोटे होते। क्यों भाई? छोटे से क्या मतलब? मतलब उनका राज हो जाने से केवल हम छोटे हो जाते कि हाँ तुम्हारा हमारा राज है तो हम छोटे होते। आपकी शारीरिक बनावट पर प्रभाव होता है जलवायु का। तो क्षेत्र तो आपका यही रहता ना, तो मैं ऐसा ही रहता, आप जैसे हैं वैसे ही रहते, बस केवल नेपाली कहलाते। ठीक है, आप ये क्यों सोच रहे हो कि नेपालियों में होते हम तो हमारा आंखें छोटी होती, माथा छोटा होता, गोरे होते, चपटे होते, वैसे होते वैसे होते? ऐसा कुछ नहीं, वो तो जलवायु का इफेक्ट है ना ये। हाँ, कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलता, उधर के लोग इधर शादी करते तो वो सब जीन का इधर से उधर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता। ठीक है, पलायन होता, तब ऐसे में भी चांस थी चीजें बदलती। तो ये था नेपाल राज्य। एक बार जरा जल्दी से 2 मिनट में पढ़ लो क्या सिस्टम रहा है नेपाल के साथ। क्या था? वर्मा। तो केवल वही बताऊं जो एग्जाम में आता है। जैसे नेपाल में केवल संगोली की लड़ाई है भैया, वो आती है, बस काम खत्म हो गया। 1815 याद रख लो, काम खत्म, बस वो आना है, उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। लेकिन कोई पूछ लेगा क्या है ये, कौन से, नहीं पता भाई कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो बर्मा के बारे में आप समझिए क्या था। ये यहां वाला क्षेत्र हो गया। कुछ लोगों की तो शकल देख के मुझे थोड़ा सा डर लगता है, काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये था बर्मा। अब मेन बात आती है यार, बर्मा को इन्होंने क्यों, इसके साथ चलो नेपाल का रीजन मान सकते हो। नेपाल का रीजन क्या था? गोरखा बढ़ रहे थे, गोरखा बढ़े, उन्होंने उसे चंद वंश और पवार वंश को खत्म कर दिया, वो भाग के उधर चले गए उनसे हेल्प मांगने और अंग्रेजों को आना पड़ गया। वो रीजन मान सकते हैं हम वहां। इधर क्या मामला था? इधर मामला ये था, पहले तो ये ध्यान रखना, ये बर्मा क्षेत्र जो है ना, ये संसाधनों का धनी, संसाधनों का धनी क्षेत्र। दूसरी बात, यहां है चाइना, चीन, ऊपर चीन हो गया। और यहां आपको पता है यहां है बंगाल, ये इनका मेन प्रेसिडेंसी क्षेत्र था। यहां तो अंग्रेज बैठे हुए हैं ना, यहां तो ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते थे, कुछ व्यापारी ये चाहते थे, अंग्रेजी व्यापारी, कि यहाँ के जो संसाधन वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कृषि उत्पाद हैं, वो सब चीज़ें हैं, उसे हम यहाँ से खरीदें और ले जाने के बाद उसे कहाँ पर बेचें? चीन में बेचें। एक तो ये चाह रहे थे ये लोग कि हम ऐसा करके यहाँ के जो संसाधन हैं वो हमें मिल जाएं, तो उन्हें हम दूसरे देशों में महंगा बेचेंगे। एक इच्छा ये भी थी इनकी। दूसरा, कल के दिन को इन्हें यह भी डर था कि यहाँ से ऐसे न हो जाए कि यहाँ के लोग इधर आ जाएं बढ़ के, कि वहां पर जो राजा राज करता है, जैसे गोरखा लोग बढ़ गए ऐसे ये ना बढ़ जाएं। और इन्हीं सब चीजों के कारण से जो है अंग्रेज थोड़े से जो है वो ललायित हुए म्यांमार की ओर, बर्मा की ओर, और जिसके कारण से इन्होंने बर्मा को भी अपनी विदेश नीति का अंग बनाया। और जिसके कारण से अंग्रेज और बर्मा के बीच में कितनी लड़ाइयाँ हुई? 3 लड़ाई हुई। और ये 3 लड़ाई में पहली जो हुई थी वो हुई थी 1824 से 1826 तक,
दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 1852 में, और तीसरी जो हुई थी वो हुई थी 1886-87 में। इसे बोलते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। इस समय पूछेगा तुमसे गवर्नर कौन था भारत का। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट, नाम सुना है? यही था। ठीक है। एडम्स, दूसरा इस समय कौन था? डलहौजी। और तीसरा इस समय डफरिन। इस समय डफरिन है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुई थी ना। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो ये पहली लड़ाई हुई थी ना, ये वाली पहली लड़ाई जो हुई थी, इस पहली लड़ाई के बाद एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम था यांडूप की संधि, जिसे यांडबू की संधि भी कहा जाता है। नाम सुना है इसका कभी? नहीं। यांडूप की संधि 1826, बस इतना आता है आपके एग्जाम में। ये लड़ाई कब कब हुई और कौन सी लड़ाई से विलय कर लिया गया वो पूछता है। लेकिन अब मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूं, अब ध्यान से समझो क्या मामला है, थोड़ा थोड़ा। बर्मा अपने आप में एक राज्य था, स्वतंत्र राज्य, जहां पर बर्मा दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी बर्मा और दक्षिणी बर्मा। दोनों में ही राजतंत्र मौजूद था, यहां पर राजा होते थे। ठीक है। और ये अपने यहां पर विस्तार तो ये करने में लगा हुआ था, ये जैसे दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा था, पश्चिम की ओर विस्तार कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऐसी मंशा नहीं थी कि ये यहां तक पहुंच जाए, बंगाल तक। तो फाइनली था क्या कि अंग्रेज ही थोड़ा सा बर्मा की ओर आगे बढ़ने की अंग्रेजों ने ही सोची। क्यों सोची? पहला कारण कि वो यहां के संसाधनों को लेकर के बेचना चाहते थे चाइना वगैरह में, और उस पर प्रॉफिट कमाना चाहते थे। दूसरी चीज, वो यहां के लोगों को अपना माल बेचना चाहते थे, जो अपना तैयार माल वहां हो रहा था वो बेचना चाहते थे। और तीसरी चीज कि कल के दिन को ये इधर ना आ जाए, इसके लिए वो इस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। शुरुआत हो गई 1824 में। क्या हुआ ऐसा? 1822 की समय है ये, 1822 का टाइम है ये, जिस समय पर ये बर्मा जो था वो अपना विस्तार कर रहा था पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर। नीचे म्यांमार के एक देश है जिसे थाईलैंड कहते हैं। ठीक है। पुराना नाम थाईलैंड का क्या था? सियाम देश, सियाम देश। तो म्यांमार ने क्या किया? सियाम देश को जीत लिया, थाईलैंड पर अधिकार कर लिया, और यहां तक कि ये यहां से बढ़ के असम तक अधिकार कर लिया इसने, असम तक। और जब ये असम तक पहुंच गए तो लफड़ा क्या था कि असम से बॉर्डर टच होता था बंगाल प्रेसिडेंसी का। तब अंग्रेजों को लगा कि यार ये लफड़ा है, अब तो ये आगे बढ़ के आएगा। और फाइनली 1824 में वो एडम्स ने सेना भेज दी अपनी, बैठा बैठा करके सीधा यहाँ से बैठाया जहाज में, यहाँ से बैठाया जहाज में और सीधा यहाँ उतार दिया। ये जहाज से गए नौसेना लेके अपनी। उधर के लोगों को ज़्यादा पता होता नहीं था नौसेना से भी लड़ते हैं क्या, ये तो सीधा आए तटों पर, उतरे, और उतरने के बाद इन्होंने लड़ाई लड़ दी। 1824 से 1826 तक लड़ाई चली। इस लड़ाई को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहा जाता है। फाइनली इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और फिर उन्होंने एक संधि करी वहाँ पर, यानी म्यांमार के राजा के साथ, और उस संधि का नाम था यांडूप की संधि। इस संधि से क्या हुआ? थोड़ा तय हो गया। क्या? पहला कि कुछ क्षेत्र हम लेंगे, ये क्षेत्र हम ले लेंगे, मतलब जैसे दक्षिणी बर्मा की राजधानी थी प्रोम, उस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो इन्होंने कुछ शर्तें रख दी यांडूप की संधि में कि कुछ क्षेत्रों पर हमारा अधिकार रहेगा, हम व्यापार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो भी मान गई, वहां की जो राजा था वो भी मान गया, ठीक है यार दक्षिण तक ही तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे अपना व्यापार, क्या जा रहा है। और फाइनली इस तरीके से प्रथम आंग्ल बर्मा लड़ाई निपट गई। आगे चल के समय आया डलहौजी का। अभी अंग्रेज तो यहां बस गए बड़े पैमाने पे, अब ये अंग्रेज क्या करने लगे? वही वाली बात, उंगली पकड़वाई, हाथ पकड़ने लगे, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, नियंत्रण रखना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, ये सब काम करना शुरू कर दिया।
तब दिमाग खराब हो गया। इस समय यहां का राजा था थारावादी, उसका नाम था थारावादी। उसे जब गुस्सा आया तो उसने इन्हें अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया कि जाओ निकलो यहां से। उन्होंने कहा देखो यानडूब की संधि से बात तय हुई है, हम यहीं रहेंगे, ऐसा वैसा ये सब। उसने कहा जाओ मैं नहीं मानता कि संधि बंदी को, जाओ निकलो यहां से। ये बात जाके उन्होंने बता दी अपने पापा को, डलहौजी को, वायसराय को बता दी। और जब डलहौजी को बात पता चली तो ये अकड़ गया, इसने सेना भेज दी और फिर लड़ाई हुई, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इस लड़ाई में फिर हार गई है, बर्मा फिर पराजित हो गया। तो फिर कुछ बातों को लेकर के समझौता इनके बीच में हो गया। आगे चल करके तीसरी लड़ाई हुई है और वो लड़ाई हुई है 1886 में डफरिन के समय पर। कारण ये थे कि ये बर्मा ज्यादा सपोर्ट कर रहा था फ्रांसीसियों को हर मामले में। फ्रांसीसी कंपनी व्यापार के लिए रेल बिछा रही है वहां पर, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अंग्रेज बिछा रहे हैं तो उनकी कंपनी पे जुर्माना डाल दिया। ब्रिटिश लोगों से नफरत रख रहा है यहां का शासक और फ्रांसीसियों से नजदीकें बढ़ा रहा है। यह बात पसंद नहीं आ रही थी, इन्होंने फिर लड़ाई कर दी तीसरी, और फाइनली तीसरे वाले में तो इन्होंने बर्मा को जीत लिया। और इस तरीके से पूरा बर्मा किसका हो गया? हमारा हो गया। पूरा बर्मा किसका हो गया? हमारा। अब यहां से पूरा ये यहां तक हो गया, अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस बर्मा को इन्होंने 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र कर दिया, इसे छोड़ दिया, इसे शामिल नहीं रखा भारत में। देखो ये क्षेत्र लिया था उत्तराखंड वाला, ये वाला, इसे शामिल रखा ना लास्ट तक, और लास्ट में ये इंडिया को मिल गया। अगर ये बर्मा को भी 1947 तक रखते तो म्यांमार किसका होता? भारत का होता। म्यांमार हमारा होता अगर ये अंग्रेजों ने उसे छोड़ा ना होता, आजाद ना करा होता 35 में, 1935 में। अधिकार तो कर लिया था 86 में, और पूरा बर्मा पर इनका शासन रहा। और अगर ये ना छोड़ते, लेकिन उन्होंने 1935 में क्या कर दिया? म्यांमार को आजाद कर दिया। क्यों कर दिया? ये एक बड़ी चीज है। रीजन क्या था? रीजन था होने वाले विप्लव, लूटमार, वो सब। यानी कुछ तत्कालिक 3-4 कारण यहां पर ऐसे चल रहे थे। एक तो यहां की प्रजा जो थी वो अंग्रेजों से नाखुश थी, तो कंटिन्यू विद्रोह हो रहे थे। सबसे बड़ी चीज थी गोरिल्ला लड़ाई हो रही थी। यानी अंग्रेज जो यहां व्यापार कर रहे थे ना, तो गोरिल्ला लड़ाई होती है आपकी, छापेमार लड़ाइयां। तो वहां के लोग संगठित होकर के अंग्रेजों से छापेमार लड़ाइयां लड़ते थे। यहां फाड़ दिया 2-4 का सिर, 2-4 का वहां, 2-4 का वहां। तो उनको लगा कि यार इससे हमें जनधन की हानि बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी बात यह थी कि भारत की स्थिति बदल गई थी। 1935 तक तो भारत को छोड़ने का नंबर आ गया था, स्थिति बिगड़ गई थी ना। तो वो दोनों कंडीशंस को वो नहीं कर पा रहे थे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो म्यांमार है इसको हम पहले ही छोड़ देते हैं, और 1935 में उन्होंने म्यांमार को छोड़ दिया, म्यांमार को स्वतंत्र कर दिया। और फिर जो क्षेत्र बचा वो 1947 में भारत के रूप में आज़ाद हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आया तो था, इस बार था शायद, पिछली बार था, मेंस में आया था ये, कि क्या कारण थे कि 1935 में म्यांमार को छोड़ना पड़ा, वो क्या रीज़न थे कुछ। तो अब बंदे को म्यांमार पता नहीं होगा, बर्मा पता नहीं होगा क्या रीज़न है, कैसे विलय हुआ है, क्या था, और वो वहाँ तक की सोचेगा। पढ़ के तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है, पढ़ के सब कुछ हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए क्या चाहिए? समय। ठीक है, कल मेरे